नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं। वक्त हो चुका है लोकतंत्र का। टाइम्स ऑफ भारत के साथ आप हैं और मेरा नाम है अंकित त्यागी। आज लोकतंत्र में क्या क्या आपके लिए लेकर आए, किन मुद्दों को आज उठाएंगे लोकतंत्र में। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार उन आतंकवादियों की बात होगी जिनके खुलासे में पता चला है कि कैसे आतंक का क्रैश कोर्स चलाया जा रहा था और कैसे हिंदुस्तान में आतंक फैलाने का प्लान भी पूरा तैयार किया गया था। इसके साथ ही साथ लोकतंत्र में आज फिर से बात करेंगे कश्मीरी पंडितों को लेकर, जिनके कल एक कश्मीरी पंडित की हत्या हुई। उसके बाद सुरक्षा की मांग को लेकर कश्मीरी पंडित जगह जगह पर सड़कों पर उतरे और उन पे प्रदर्शनकारियों पर किस तरीके का एक्शन हुआ, सुरक्षा बलों से किस तरीके से उनकी झड़प हुई, ये भी आपको दिखाएंगे। सरकार एक मुद्दे को शायद कितनी गंभीरता से लेती है, कश्मीरी पंडितों का मुद्दा आपको बताता है। लोकतंत्र में आज राजस्थान की भी बात करेंगे, जहां जालौर में बच्चे की मौत को लेकर अब कई सारी थ्योरी सामने आई हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि मौत का सच क्या है। और फिर हमारी स्पेशल रिपोर्ट में आज बात होगी तालिबान की। 1 साल की एनिवर्सरी मना रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और आज बुलेटिन में एक्सक्लूसिव खबर से, एक्सक्लूसिव जानकारी से आपके लिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में आतंक के बड़े मॉड्यूल के खुलासे की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की एटीएस ने अलग अलग शहरों में कई आतंकवादियों को पकड़ा, जिनके पास से जो डॉक्यूमेंट बरामद हुए उनसे कई खुलासे हुए हैं, जिनसे कम से कम सरकार, सुरक्षा एजेंसीज और जनता सब दंग रह गए हैं। उत्तर प्रदेश की एटीएस को 70 पन्नों का आतंक का पूरा एक सिलेबस मिला है, जिसके जरिए पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका हिंदुस्तान में आतंक की क्लास चला रहे थे। उन्हें क्रैश कोर्स दे रहे थे, आतंकवादियों को ब्रेन वॉश करने के लिए, जनता को ब्रेन वॉश करके उन्हें आतंकवादी बनाने का क्रैश कोर्स दिया जा रहा था। उसका एक एक चैप्टर इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। यूपी में लोन वुल्फ, पाकिस्तान में रिमोट कंट्रोल। आतंक की क्लास, जैश का सिलेबस। एक पन्ने में बम का फॉर्मूला, दूसरे पन्ने पर लोन वुल्फ अटैक। सत्तर पन्नों वाले एक्सप्लोसिव क्रैश कोर्स का खुलासा। यूपी एटीएस ने जैश के जिन 2 आतंकियों नदीम और सैफुल्ला को गिरफ्तार किया है, उनसे हर दिन चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। सहारनपुर से गिरफ्तार आतंकी नदीम के पास से पुलिस को 70 पन्नों का आतंक का कोर्स मिला है। इस आतंक की किताब में एक एक पन्ने पर मौत का सामान बनाने और हिंदुस्तान की सरजमी पर आतंक फैलाने का प्लान दर्ज है। टाइम्स नाउ भारत पर आतंक के इन 70 पन्नों वाले आतंक के क्रैश कोर्स का एक एक चैप्टर देखिए। एक्सप्लोसिव आतंक की कोर्स का चैप्टर 1, लोन वुल्फ अटैक। आतंकी नदीम के पास से जो 70 पन्ने का डॉक्यूमेंट मिला है, उसमें लोन वुल्फ अटैक नाम का एक चैप्टर है, जिसमें इसकी परिभाषा लिखी है और इसके करने की वजह का जिक्र किया गया है। लोन वुल्फ अटैक के लिए तकनीक के इस्तेमाल तक का जिक्र किया गया है। इस चैप्टर को देखकर साफ साफ पता चलता है कि पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका कैसे हिंदुस्तान को दहलाने की नापाक साजिश रच रहे हैं। एक्सप्लोसिव आतंक की कोर्स का चैप्टर 2, एक्सप्लोसिव कोर्स। जैश मोहम्मद ने नदीम को जो आतंक का सिलेबस भेजा है, अब उसके सबसे खतरनाक चैप्टर को देखिए। इन पन्नों में यह बताया जा रहा है कि बम कैसे बना। इसमें अलग अलग तरह के बमों के बारे में बताया गया। स्लो एक्सप्लोसिव, सेंसिटिव एक्सप्लोसिव, मेन, लॉन्चिंग और बर्निंग एक्सप्लोसिव। इसी के दूसरी तरफ बम बनाने के लिए लैब से लेकर केमिकल तक की जानकारी दी गई है। अब इसके आगे के पन्ने को देखिए। बम बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, इन चीजों से बम कैसे बनाए जाते हैं, इसे फोटोग्राफ के जरिए समझाया गया है। अब देखिए एक्सप्लोसिव आतंक की कोर्स का चैप्टर नंबर 3, फिदायीन फॉर्मूला।
आतंक के इस क्रैश कोर्स में जैश ए मोहम्मद ने एक पूरा चैप्टर फिदायीन हमला करने की ट्रेनिंग के लिए बनाया है, जिसमें तस्वीरों के जरिए जैकेट बम बनाने का तरीका बताया गया। इसके लिए आरडीएक्स से लेकर अलग अलग तरह के बमों को बनाने का तरीका दिया गया। इन 70 पन्नों से यह साफ पता चलता है कि जैश ए मोहम्मद हिंदुस्तान में कितने खतरनाक प्लान पर काम कर रहा था और नदीम सैफुल्ला और सबाउद्दीन जैसे आतंकियों को कैसे पाकिस्तान में बैठकर रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा था। इन 3 आतंकियों की गिरफ्तारी यूपी एटीएस के लिए बहुत बड़ी सफलता है, लेकिन अब अगली चुनौती है इन तीनों आतंकियों के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने। अब यूपी एटीएस उन 30 लोगों की तलाश में है जो वर्चुअली फिदायीन हमले की ट्रेनिंग ले रहे थे। लखनऊ से मनीष यादव के साथ अनुज मिश्रा, दिल्ली, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो लगातार पाकिस्तान में बैठकर भारत को अस्थिर करने की कोशिशें जारी। साथ ही साथ अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर कश्मीरी पंडित सुनील भट्ट की हत्या के बाद आज फिर से कश्मीरी पंडित सड़क पर उतरे, जगह जगह प्रदर्शन किया, आगजनी भी की, आतंक के खिलाफ आवाज उठाई और फिर अपने दर्द को बयां किया। लगातार टारगेट किलिंग के बाद कश्मीरी पंडित सरकार से नाराज हैं और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, और उन्होंने साथ ही साथ ये भी मांग रखी कि उन्हें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाए ताकि आतंकवादियों के खिलाफ वो अपनी सुरक्षा कर पाए। ये रिपोर्ट आप देखिए और उसके बाद सोचिए कि लगातार जिस तरीके से सरकार ये बताती रही, कहती रही कि सब कुछ बदल गया है, क्या सच में जमीन पर इतना बदलाव आ गया है? हमको मारा गया है वहाँ पे, और आज भी वो सिलसिला जारी है। कश्मीर में हालात साजगार नहीं है। प्रशासन का एक ही रुख ये रहा है कि हमारी जान जाती है, उसके बाद वो दूसरी कार्रवाई करते हैं। हमें उससे कब तक ऐसा चलता रहेगा? और आप देख सकते हैं कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनकी एक ही डिमांड है, ये चाहते हैं कि इनको रिलोकेट किया जाए। मुझे मत पता था, मेरा पति जाएगा गाय के साथ, उतरी मार डालेंगे इसको। जो यहाँ पे रह रहे हैं वो वहाँ की रियलिटी हम जानते हैं। और सच यही है कि शोपियां में कश्मीरी पंडित सुनील भट्ट की हत्या के बाद फिर से कश्मीरी पंडित सड़क पर है। कहीं आक्रोश की आग धधक रही है, कहीं नाराजगी के स्वर निकल रहे हैं, और सवाल फिर से वही पूछे जा रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? शोपियां में टारगेट किलिंग के विरोध में कश्मीरी पंडितों ने सड़क पर टायर जलाया, आतंक के खिलाफ खड़े होने के लिए सेल्फ ट्रेनिंग की मांग की ताकि वक्त पर किसी तरह से खुद की जान बचाने में काम आए। 1990 से लेके आज तक जो हमारे कश्मीरी भाई हैं उनको इंसाफ मिले, उनकी सिक्योरिटी हो, उनको सिर्फ नौकरियों से ही हल नहीं है, सिक्योरिटी भी दी जाए, उनको अच्छी ट्रेनिंग दी जाए। जैसे एक आरएसएस ने एक अपने आप को स्वयं आरएसएस की शाखाएं जैसे लगती हैं, वैसे एक शाखा लगे, अपने आप को खुद प्रोटेक्ट। कश्मीरी हिंदुओं को भी ट्रेनिंग दी जाए, क्योंकि देखिए हर जगह आर्मी नहीं आ सकती, कहीं ऐसा भी माहौल होता है जहाँ पे अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करना पड़ता है। साल 2022 के 8 महीने में 15 से ज्यादा हिंदुओं की टारगेट किलिंग के बाद ये सवाल कश्मीर में बार बार खड़ा हो रहा है कि क्या 90 के दहशत का वो दौर फिर से लौट आया है जिससे कश्मीरी पंडितों के मन में डर का माहौल बनता जा रहा है। हमारा कहना ये है सर, बीजेपी एडमिनिस्ट्रेशन और कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है टोटल फेल है। कश्मीरी पंडितों को पिछले ये मैं क्या कहूँगा 47 के बाद ही हम कश्मीरी पंडितों को पीड़ित किया गया है। ये हमारी मतलब जो 90s में माइग्रेशन हुई है, हमको मारा गया है वहाँ पे, और आज भी वो सिलसिला जारी है। कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हम कश्मीरी पंडितों को वहाँ बचा नहीं पा रही है। ऐसी आवाज सिर्फ शोपियां से नहीं उठ रही है, शोपियां से लेकर बडगाम और बाकी जगहों पर भी अब कश्मीरी पंडित सड़क पर उतर आए हैं। हर जगह से वही आवाज उठ रही है कि सुरक्षा की बातें चाहे जितनी हो रही हो, लेकिन इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट हमें सिक्योरिटी देने में पूरी तरह से फेल हो रही है। वो तो बड़े बड़े आश्वासन दे रही है कि हम सबको सिक्योरिटी देंगे, मगर वो हमें कहाँ सिक्योरिटी देंगे जब वो हमें हमारे ऑफिस में सिक्योरिटी नहीं दे सकते, हमें हमारे कैंपों में जहाँ पे हम रहते हैं वहां पर हमको सिक्योरिटी नहीं दे सकते,
थोड़ा घर से बाहर निकलते वहां पर हमको सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो फिर ये गवर्नमेंट हमें क्या आश्वासन देना चाहती है? ये झूठे आश्वासन हम पिछले 30 सालों से सुनते आ रहे हैं। मगर कश्मीर को लेकर केंद्र की सरकार का दावा है कि घाटी में रहने वाले कश्मीरी हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर वो फिक्रमंद है। कश्मीरी हिंदुओं के पलायन को लेकर भी तर्क अलग है, लेकिन जमीन पर जो हालात दिख रहे हैं वो सरकार के तमाम दावों को झुठलाने के लिए काफी है। शोपियां से प्रदीप दत्ता और शेखपुरा से साहिल सोहेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। कब तक सिर्फ कश्मीर को राजनीति का एक मैदान बना के इस्तेमाल किया जाएगा? कश्मीर की स्थिति बदलने के लिए कम से कम वहां से राजनीति को अलग हटके सीधा सीधा सरकार को देश और कश्मीर के जो हिंदू हैं उनके बारे में सोचना होगा। आगे बढ़ते हैं। गुजरात में इन दिनों 11 दोषियों की रिहाई पर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। 2002 में बिल्किस बानो गैंग रेप कांड के सभी दोषियों को कोर्ट ने रिहा कर दिया। उन्हें 15 अगस्त के मौके पर माफी देते हुए जेल से बाहर निकाल दिया गया। अब इस मामले पर विपक्ष ने गुजरात सरकार को घेर लिया है, क्योंकि गुजरात सरकार ने ही इन्हें रिहा करने की जो कमेटी थी, गुजरात सरकारी कमेटी थी, रिहा करने की सिफारिश आगे बढ़ाई थी। सवाल यह उठता है कि जो इतने विभत्स, ये सिर्फ गैंगरेप के दोषी नहीं थे, हत्या के भी दोषी थे, इन्हें हत्या का भी दोषी पाया गया था। इन दोषियों को माफी कैसे मिल सकती है और क्यों मिल सकती है, और इस पे केंद्र सरकार चुप क्यों है? हमारी स्पेशल रिपोर्ट का, जिसमें आज आपको दिखाएंगे कि अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत की बर्बर कहानी और तालिबान का पाकिस्तान को लेकर प्लान क्या है। पहले दोनों भाई भाई लग रहे थे कि मिलकर हटा रहे हैं तालिबान को, पाकिस्तान मदद कर रहा है। अब उल्टा पाकिस्तान के लिए तालिबान खतरा बनता जा रहा है। क्या काबुल पर कब्जे के बाद अब तालिबान का अगला टारगेट इस्लामाबाद है? कैसे काबुल में तालिबान की वापसी के 1 साल पूरे होने पर फिर से वही क्रूरता, वही बर्बरता जिसको दुनिया ने पूरे तरीके से देखा और रोंगटे खड़े करने वाले तालिबान के शासन को देखा था, वो वापसी कैसे हो रही है, इसकी पूरी कहानी इस रिपोर्ट में। काबुल पर तालिबानी कब्जे के 365 दिन। अफगानिस्तान फिर बना नार्किस्तान। लौट आई कोड़े वाली क्रूरता। फिर वही 20 साल पुरानी बर्बरता। हाथों में बंदूकें और जुबान पर मजहबी नारे। ये 15 अगस्त 2022 की तस्वीरें हैं, जब काबुल पर 20 साल बाद तालिबान के दोबारा कब्जे का 1 साल पूरा हुआ तो तालिबानी लड़ाके कुछ इस अंदाज में जश्न मनाने सड़कों पर उतरे। जिस अमेरिका ने पहले तालिबान को अफगानिस्तान से उखाड़ा और फिर 20 साल बाद उसी तालिबान के हवाले मुल्क का मुस्तकबिल छोड़ पतली गली से निकल गया, उसके काबुल वाले पुराने दूतावास के बाहर तालिबानी लड़ाकों ने जमकर नारेबाजी की, खुशी का इजहार किया। احساس د خوشحالي کوو، احساس د خوشحالي د چې د آزاد او پرمختللي افغانستان په هیله لپاره و د شل کاله موږ دغه ورځ لپاره مبارزه کوله او نن چې مطلب په عمل کې وینو فکر کوو چې خوب وینو، یعنی زمونږ هغه مبارزه او هغه زمونږ احساس په حقیقت الله تبدیل کړ۔ इन आतंकियों के लिए तालिबान की वापसी भले ही जन्नत की तरह, लेकिन इन अफगानी महिलाओं के लिए बीते 365 दिन दोज़ख यानी नर्क से कम नहीं गुजरे। चंद महिलाओं ने हिम्मत जुटाई, काम और आजादी की मांग की खातिर तालिबानी हुकूमत में आवाज उठाई तो बदले में कोड़े मिले।
बंदूक की बट से बुरी तरह मारा पीटा गया, बाल पकड़कर घसीटा गया, डराने के लिए अंधाधुंध हवाई फायर किए गए। यह जुल्म काबुल में सरेआम हुआ। मांगा था काम, लेकिन बदले में मिले कोड़े, गालियां, जिल्लत और हिकारत। गनीमत थी कि तालिबानियों ने इन बुर्का नशी महिलाओं की जान बख्श दी। امروز ما یک اعتراض داشتیم که از روبروی وزارت معارف شروع کردیم تا چهارراه صدارت. اعتراض ما به خاطر یک سال شدن حکومت طالب بود که تا به حال هیچ برنامه‌ای برای حکومتداری خود و همچنین تا به حال دروازه مکاتب برای دخترها بسته است. خانم‌ها به دلایل مختلف از وظیفه‌شان برکنار شده بودند. فقر و بیچارگی بیداد میکنه، بیکاری بیداد میکنه. हुकूमत में वापसी के बाद तालिबान ने वादे तो बड़े बड़े किए थे, लेकिन हकीकत में हुआ क्या, वो देखिए। लड़कियों के प्राइमरी से आगे पढ़ाई पर पाबंदी है, यानी अफगानी लड़कियों की हाई स्कूल की पढ़ाई बैन है। महिलाओं और लड़कियों के अकेले बाहर निकलने पर रोक है। हालात ऐसे हैं कि 83% महिलाएं दोपहर में बाहर निकलने से डरती हैं। महिलाओं के पूरी तरह बुर्का नशी रहने का फरमान जारी है। महिला कर्मचारियों के दफ्तर जाने पर पाबंदी है। आलम यह है कि 80% महिला पत्रकारों ने काम छोड़ दिया। पुरुष कर्मचारियों के लिए दाढ़ी रखना अनिवार्य है। मुल्क में 80% बच्चे रोजाना भूखे सोने को मजबूर हैं। लड़कियों को लड़कों के मुकाबले कम खाना मिलता है। अफगानिस्तान में बजट में 65% की कटौती हो चुकी है। बीते एक साल में 2106 लोगों की हत्या हो चुकी है। एक साल में 26 लाख अफगानी पलायन कर चुके हैं। خانم‌های افغانستان زیاد محدودیت ها بود، مثلا خشونت ها صورت میگرفت یا امثال از اینا، ولی یک دلخوشی که دخترای افغانستان، زنان افغانستان داشتن این بود که یک امیدشان این رفتن به مکتب بود و انگیزه زینمی داشتن که از طریق میتونن که به جامعه خود، به مردم خود خدمت کنند که این میرم. तालिबान के खौफ से जिन लोगों ने भारत में पनाह ली, उनका दर्द भी आपको सुनाएंगे, लेकिन अभी आप अफगानिस्तान में ही विस्थापित हो चुके अफगानियों के हालात देखिए। एक साल पहले अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी का वो दिन कौन भूल सकता है। प्लेन के ऊपर बैठे लोग और फिर आसमान से कागज की तरह गिरते अफगान। वो मंजर आज भी आंखों के आगे तैरने लगता है। 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने अफगानिस्तान पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। अशरफ गनी के देश छोड़ने के बाद तालिबान ने सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले ली। इसके बाद हथियारों से लैस तालिबानी लड़ाकों ने विजय जुलूस तक निकाला था। पिछले एक साल में ये बात जाहिर हो गई है कि तालिबान की जो आदतें हैं, जो उसकी आइडियोलॉजी है कि एक रूढ़िवादी दल के रूप में, उसमें बदलने की कोई संभावना नहीं है और महिलाओं को पहले की तरह ही दबाया जाता रहेगा। उनकी पढ़ाई लिखाई के ऊपर या जो भी है उनके ऊपर वही एक तरह से मर्द लोग हावी होकर के अपना आगे बढ़ेंगे। तालिबान के काबुल पहुंचने से पहले जो खुशकिस्मत थे वो वहां से निकलने में कामयाब रहे, लेकिन कुछ बदकिस्मत ऐसे भी थे जो क्रूर तालिबान के चंगुल में फंस गए। ऐसे में वहां फंसे लोगों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया। इसके तहत तमाम सिख, हिंदू और अफगानियों को भारत लाया गया। 15 अगस्त 2021 के बाद अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई और वहां रहने वाले तमाम अफगान सिखों ने भारत का रुख किया। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत इन रिफ्यूजीज़ को भारत लाया गया और इस वक्त मैं मौजूद हूँ तिलक नगर के इस गुरुद्वारे में, जहाँ सैकड़ों अफगान सिखों को शरण दी गई और आगे की यात्राओं के लिए तैयार भी किया गया। अब भी तमाम सिख ऐसे हैं जो अफगानिस्तान में रहते हैं और वो जल्द से जल्द वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर न सिर्फ उनकी धार्मिक मान्यताओं को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, वो खुद असुरक्षित महसूस करते हैं। बहुत सारे अफगानी मुसलमानों को भी भारत सरकार ने पनाह दी। उन्हें रहने को मकान और रोजी रोटी के मौके मुहैया कराए गए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं लाजपत नगर की एक दुकान है जहां पर अफगानी नान बिक रही है। यहाँ जो लोग हैं वो अफगानिस्तान से आए थे और बहुत सारे ऐसे लोग अब भी यहाँ पर आते हैं जो चाहते हैं कि वहाँ स्थितियाँ बेहतर हों। आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम आप हमें बताइएगा। रियासुद्दीन मेरा नाम है। रियासुद्दीन, अफगानिस्तान में पिछले एक साल पहले जो हमने देखा, बहुत सारे लोग भारत की तरफ आए और अभी भी कंडीशंस अच्छी नहीं है। आपको क्या लगता है जो लोग आते हैं आपके पास अफगानीज, वो क्या कहते हैं? तो अभी तो मतलब आना चाहता है, यहाँ तो शांति है, लोग रहना चाहता है, तब सुकून से जीना चाहता है लोग।
तो बहुत दिक्कतें है वहाँ पर भी। तो अभी कन्फ्यूज वहाँ ठीक नहीं है, सिचुएशन ठीक नहीं है वहाँ। बाकी तो आना चाहता है, फ्लाइट तो बंद है, तभी तो वीज़ा भी नहीं मिल रहा है लोगों को, बहुत मुश्किल है। तालिबान का खौफ इस कदर जहन में बसा हुआ है कि कई अफगानी वहां के हालात को याद कर आज भी सिहर उठते हैं। अफगानिस्तान में जो चल रहा है उसको लेके आपको कुछ जानकारी? अभी वहाँ पे लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं तालिबान से? उधर बहुत परेशान है इस तालिबान से अभी जी। ये सेफ नहीं। लेडीज के लिए, वुमेन के लिए कैसा है वहाँ? और लेडीज की ऑल्सो सेफ नहीं, परेशानी ज्यादा है जी। तो आपको क्या लगता है, सुधरेगा या तालिबान रहेगा तो और खराब होगा? अभी नहीं, अभी तालिबान का आएगा खराब होगा जी। हाँ। तो तालिबान नहीं होना चाहिए ऐसा आपको लगता है? नहीं, मैं नहीं कुछ तालिबान में उधर टेंशन ज्यादा है, अभी उधर काम नहीं कुछ, अफगानी ज्यादा परेशान है। गवर्नमेंट नहीं, अभी बहुत परेशानी ज्यादा है। 1990 में तालिबानी हुकूमत के दौरान अफगानिस्तान आतंकियों का महफूज पनाहगाह, खूंखार आतंकवादी और अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन वहां तोरा बोरा की गुफाओं में रहता था। लेकिन अमेरिकी हमले के बाद उसने पाकिस्तान में पनाह ले ली, जहां अमेरिकी फोर्स ने उसे ढूंढकर मार गिराया। अब तालिबान की वापसी के बाद एक बार फिर अफगानिस्तान आतंकियों का अड्डा बन गया। अभी हाल ही में अमेरिका ने लादेन के उत्तराधिकारी अल जवाहरी को भी काबुल के करीब ड्रोन अटैक में मार गिराया। अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने के बाद तालिबान की नजर अब पाकिस्तान पर भी है, क्योंकि तालिबान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सरहद को मानता ही नहीं है। तालिबान कई बार पाकिस्तानी फौज से उलझ भी चुका है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से लगी सीमा पर फेंसिंग का काम करवा रहा था, लेकिन जनवरी 2022 में तालिबान ने कई इलाकों में पाकिस्तानी फेंसिंग उखाड़ दी। उसने धमकी दी कि अगर दोबारा ऐसी कोशिश हुई तो खून की नदियां बह जाएंगी। पाकिस्तान की चाल उसके गले में इस तरह से फंस गई है कि पाकिस्तान पहले सोच रहा था कि अफगानिस्तान में तालिबान की मदद करके, तालिबान को सहारा दे करके वो उसका भरोसा जीत लेगा और अपने हित साधेगा, लेकिन ये चाल सफल नहीं हुई। डूरन लाइन के दोनों ओर अफगान रहते हैं, इसको लेकर के तालिबान हमेशा पाकिस्तान के पीछे पड़ा रहता है कि ये भी अफगानिस्तान का हिस्सा जो पश्चिमी पाकिस्तान में डूरन लाइन के पूर्व में जहां अफगानी रहते हैं। दरअसल पाकिस्तान ने भारत को अफगानिस्तान से दूर करने के लिए तालिबान को शह दी, वहां की हामिद करजई और अशरफ गनी सरकार के खिलाफ तालिबान को उकसाया, लेकिन अब वो खुद अपनी ही खोदी खाई में फंस चुका है, क्योंकि आतंकियों का बड़ा संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान आतंक से पाकिस्तान को दहलाकर सत्ता पर भी कब्जा करना चाहता है। पाकिस्तान में ज्यादातर आतंकी घटनाओं के लिए यही संगठन जिम्मेदार माना जाता है। काबुल में तालिबान के सत्ता पर काबिज होने के बाद टीटीपी के भी हौसले बुलंद। अब अफगानिस्तान से आसानी से उसे अमेरिकी हथियार भी मिल जाते हैं। तालिबान ये भी कहता है कि हमारा टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, हम इसको कुछ वो नहीं करेंगे। तो अब क्या है कि पाकिस्तान टीटीपी अगर पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ है तो पाकिस्तान बड़े परेशानी में पड़ा हुआ है, भस्मासुर वाली हालत हो गई है उसके लिए। आलम यह है कि तालिबान अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद की दीवार मिटाना चाहता है, यानी उसकी नजर सिर्फ काबुल पर ही नहीं बल्कि इस्लामाबाद पर भी। जाहिर है जिस तरह पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को पाला पोसा, तंगहाली में भी तालिबान को खुराक, वही तालिबान अब उसके लिए भस्मासुर साबित होने वाला है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, रामपुर में आजम खान के खिलाफ एक मामला दर्ज करवाया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। तो ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आपको बता दें, रामपुर में आजम खान के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। बड़ी जानकारी ये मिल रही है, आजम खान के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज करवाई गई है। दरअसल गवाह को धमकाने के आरोप में ये मामला उनके खिलाफ दर्ज करवाया गया है। तो बड़ी खबर, धारा 147, 195, 506, 120 बी के तहत ये एफआईआर दर्ज करवाई गई है। तो आजम खान की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जहां उनके खिलाफ ये केस दर्ज करवाया गया है। एक गवाह को धमकाने का आरोप उनके ऊपर है और इसी मामले को लेकर उनके खिलाफ अब मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। हम आपको धाराएं भी दिखा रहे हैं, कई धाराओं के तहत उनके खिलाफ ये मामला दर्ज करवाया गया है। तो रामपुर जो कि आजम खान का गढ़ है, वहीं पर उनके लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं।
तो आजम खान की मुश्किलें बढ़ रही हैं और गवाह को धमकाने के आरोप में ये मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज करवा दिया गया है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर डाल लेते हैं। बीजेपी ने नई संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति का किया ऐलान। संसदीय बोर्ड में 11 और चुनाव समिति में 15 नेता शामिल। नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान और शाहनवाज हुसैन को नहीं मिली जगह। महागठबंधन पर प्रशांत किशोर का बड़ा दावा, बोले बिहार में चुनाव से पहले फिर होगा उलटफेर। जुगाड़ पर चल रही इस सरकार को लोगों ने नहीं दिया था वोट। मंत्री कार्तिकेय सिंह को लेकर बिहार महागठबंधन में मतभेद की खबर। जीतन राम मांझी ने कहा, मुझ पर वारंट नहीं था फिर भी इस्तीफा दिया। रविशंकर प्रसाद बोले, कब गिरफ्तार करेंगे नीतीश कुमार। जम्मू कश्मीर में अब गैर कश्मीरी भी डाल सकते हैं वोट। नौकरी करने वाले और बाहरी लोग भी बनवा सकेंगे वोटर आईडी कार्ड। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी का ऐलान। रोहिंग्या मामले पर आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। गौरव भाटिया ने कहा, केजरीवाल तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे। गृह मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा, रोहिंग्या को ईडब्ल्यूएस फ्लैट में शिफ्ट करने का ऐलान नहीं किया। टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल पर सीबीआई का बड़ा एक्शन। बैंक खातों के करीब 17 करोड़ रुपए सीज। बेटी सुकांता मंडल से सीबीआई की टीम ने की पूछताछ। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने लॉन्च किया मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन। देश बदलने के लिए दिए 5 मंत्र। कहा, यह राष्ट्र का मिशन है, किसी पार्टी का नहीं। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला। 3 लाख तक के कृषि लोन पर 1.5% ब्याज दर की छूट। क्रेडिट गारंटी 4.5 लाख करोड़ से 5 लाख करोड़ किया गया। एनएसए अजय डोभाल की सुरक्षा में चूक के मामले में बड़ा एक्शन। 3 सीआईएसएफ कमांडो की नौकरी से बर्खास्त किया गया। फरवरी में डोभाल के घर में घुसपैठ की कोशिश हुई थी। हिमाचल प्रदेश में भारत अमेरिका के कमांडोज ने किया जॉइंट एक्सरसाइज। दोनों फोर्सेस को अत्याधुनिक हथियारों के साथ ट्रेनिंग दी गई। एक्सरसाइज को वज्र प्रहार का नाम दिया गया।